पूर्वी दिल्ली के दंगों की सुनवाई कर रहे जजों के तबादले, केजरीवाल की जमानत लेने वाली जज का भी तबादला, श्रद्धा वाकर मामले से जुड़े जज को भी बदला गया। हेडगेवार अस्पताल में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता की कमी, अस्पताल में बहुत कम मरीज ही पहन रहे हैं मास्क। डॉक्टर ने कहा, सर्दी खांसी है तो मास्क लगाकर ही हॉस्पिटल आएं। शहरी मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग की नई पहल, हाई राइज सोसाइटियों में बनेगा पोलिंग बूथ, वोटिंग होगी आसान, हर मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन जमा करने की मिलेगी सुविधा। ककडुमा कोर्ट ने फर्जी चेक मामले में कारोबारी को किया बरी, वकील बोले बैंक मैनेजर की गवाही बनी अहम सबूत, कपड़ा कारोबारी के खिलाफ केस हो गया खारिज। पांडवनगर पुलिस ने जेब कतरे को पकड़ा, चोरी के 5 मोबाइल फोन बरामद, आरोपी ने पैसे की तंगी में शुरू की थी चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में जजों का ट्रांसफर कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज के आदेश पर जारी ट्रांसफर लिस्ट में अलग अलग ट्रायल कोर्ट के 135 जजों का ट्रांसफर कर दिया गया। इस ट्रांसफर लिस्ट में 2022 के दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई कर रहे ककडुमा के जज समीर वाजपेयी और पुलस्त्य परमाचुला के नाम भी शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर जारी इस लिस्ट में कई बड़े मामले में शामिल जजों के नाम भी हैं। लिस्ट के मुताबिक एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी को स्पेशल जज के रूप में साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य परमाचुला को डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। स्पेशल जज न्याय बिंदु का भी तबादला कर दिया गया है। उन्होंने पिछले साल जनवरी में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। इसके अलावा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज संजीव अग्रवाल को भी राउज एवेन्यू कोर्ट से 30 हजारी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ श्रद्धा वाकर जैसे बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई कर रही एडिशनल सेशन जज मनीष खुराना का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। स्पेशल जज अमिताभ रावत का ट्रांसफर राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर किया गया है। पॉक्सो की स्पेशल जज गौमती मनोचा का ट्रांसफर पटियाला हाउस कोर्ट से ककडुमा कोर्ट में किया गया है। उन्होंने हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर पॉक्सो हटाने की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी लिस्ट में 18 ऐसे जजों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें ट्रेनिंग के बाद सेशन और डिस्ट्रिक्ट अदालतों में नियुक्त किया गया है। ये सभी ट्रांसफर रूटीन बताए जा रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि सभी मरीज अस्पतालों में मास्क लगाकर आएं, लेकिन हेडगेवार अस्पताल में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सतर्कता की काफ़ी कमी नजर आई। जब हमने अस्पताल का दौरा किया तो देखा कि बहुत ही कम लोग मास्क लगाए हुए थे, जबकि डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों को खांसी, सर्दी, बुखार या गले में खराश हो वे मास्क लगाकर ही अस्पताल आएं, ताकि बाकी मरीजों और स्टाफ को भी संक्रमण से बचाया जा सके। अस्पताल के डॉक्टर अर्जुन सिंह ने बताया कि मरीजों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई सख्ती नहीं की गई है। डॉक्टर का कहना है कि लोगों को खुद समझदारी दिखानी चाहिए। अगर किसी को लक्षण है तो वह कम से कम मुंह पर कपड़ा ही बांध कर आए। वहीं कई मरीजों का कहना था कि जब तक डॉक्टर या सरकार सख्त आदेश नहीं देंगे तब तक लोग मास्क नहीं पहनेंगे। कोरोना के जो पेशेंट सस्पेक्टेड होते हैं उनमें अक्सर जो लक्षण होते हैं, बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, तो ये या जुकाम हो सकता है। तो बेसिकली ये जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो उस समय वायरस बॉडी से निकल सकता है, जिसको अगर इन्फेक्शन है तो, और वो जो आसपास में कोई है या कोई और चीज़ है तो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर वो वायरस जा सकता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर यही होता है कि जिसको ऐसे लक्षण हैं वो अगर मास्क लगाता है तो संभावना कम हो जाती है कि कहीं दूर वायरस जाएगा या किसी दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करेगा या किसी चीज़ पे जा कर के
हो सकता है कि कांटेक्ट में आ जाए और वहाँ से इनडायरेक्ट इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति को कर दे। एक्चुअली ये जो मास्क लगाने वाली बात है या कफ एटिकेट्स की बात आती है, ये तो एक हर आदमी को साधारणतया पता होना चाहिए और वैसे भी करना चाहिए बचाव के लिए। इसका कोरोना है या कोई और बीमारी है वो तो पता नहीं चलता, तो फ़ायदा होता है, खुद को भी फ़ायदा होता है, परिवार को फ़ायदा होता है, कम्युनिटी को फ़ायदा होता है। तो ये व्यवहार की बात है, सबको सीखना चाहिए और जब भी खांसी आए तो कोशिश करनी चाहिए मास्क लगाएं या मुंह पे कपड़ा लगाएं जिससे कि किसी और को इन्फेक्शन ना हो। अभी तो इशू नहीं है मास्क का कि लगाओ ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। नहीं बोलते हैं, अब फिर देख लीजिए, मतलब हमें तो देख लिया था। नहीं लगा रहे, बहुत कम लोग हैं, एक आध कहीं है, पूरे लोग नहीं है ऐसे। हॉस्पिटल में लगा रहे लोग? हाँ एक आध कहीं है, मतलब पूरे नहीं है। डर है कि नहीं है, तभी तो यही तो लगा नहीं रहे हैं, फिर यही तो है, लगाना चाहिए। वही तो कह रहे हैं हॉस्पिटल में बताना चाहिए ना कि लगा के आओ, तभी तो कोई समझेगा ऐसे। मास्क लगाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, पर्सनल सेफ्टी है और काफ़ी इन्फेक्शन बैक्टीरिया से बच भी सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि लोग लगा रहे हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे से केस बढ़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैल रही है, उसके बाद ही लोग शुरू कर रहे हैं लगाना और सैनिटाइज। नहीं कुछ भी बोला है कि कोविड फैल रहा है, मास्क लगा के आओ। ठीक है, डॉक्टर ने बोला है। सर्जरी वाले डॉक्टर से मिली थी मैं, वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम से मास्क लगा के आओ। उनको बिना मास्क के अंदर घुसने ही नहीं देते। क्या कहते हैं? बाकी हटा भगा देते हैं बाहर। शहरी क्षेत्रों में घटते मतदान प्रतिशत और मतदाताओं की बहानेबाजी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एक नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। जल्द ही हाई राइज सोसाइटियों में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को बाहर जाकर वोट डालने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना की जानकारी देते हुए विश्वासनगर से BLA 1 राजकुमार शर्मा ने बताया कि आयोग का उद्देश्य मतदान को सुविधाजनक बनाना है। अगर किसी हाई राइज सोसाइटी में 400 से ज़्यादा मतदाता हैं तो वहां एक मतदान केंद्र और 1200 से ज़्यादा मतदाता होने पर एक से ज़्यादा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये निर्णय मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर मोबाइल जमा करने के लिए विशेष काउंटर बनाए जाने का निर्णय भी लिया है, जिससे मतदाता बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान इसका ट्रायल भी किया गया था। विश्वासनगर विधानसभा में अग्रसेन सोसाइटी को एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, जो एक सफल ट्रायल साबित हुआ था। चुनाव के अंदर मतदान को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने अब एक पहल और शुरू कर दी है। जी आपको बता दें, सोसाइटी लेवल पर पोलिंग स्टेशन बनाने की तैयारी हो रही है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार जी, जो विश्वासनगर विधानसभा BLA 1 है। सर, ये जो चुनाव आयोग व्यवस्था बनाने में लग रहा है, ये क्या व्यवस्था है, थोड़ा इस पर प्रकाश दीजिए। देखिए, शुरू से ही चुनाव आयोग का लक्ष्य ये रहा है कि वोटर टर्नआउट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और उस वोटर टर्नआउट को ज़्यादा से ज़्यादा करने के में एक ये भी महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो सोसाइटियां हैं जिनमें 400 या 400 से अधिक वोटर रहते हैं और जहां फिजिबिलिटी है, यानी कि जहां पर ऐसा स्थान है जहां मतदान कराया जा सकता है, उन सोसाइटियों के अंदर ही मतदान केंद्र बनाए जा सकें, ताकि एक ये जो सड़कों पर भीड़ भाड़ होती है, आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं और जहाँ मतदान केंद्र बनते हैं उनके बाहर भीड़ भाड़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होती है, ट्रैफिक की भी होती है। उनसे बचाव के मेन लक्ष्य जो है वो है वोटर टर्नआउट को बढ़ाना। किसी भी कीमत पर मतदान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने ये पिछले लोकसभा चुनाव में निर्णय लिया था, जो उस समय क्योंकि प्रैक्टिकल लागू नहीं हो सका, क्योंकि उसका कारण ये भी था कि वो सारी तैयारियां पहले हो चुकी थी। यदि वो शॉर्ट पीरियड में करते तो वो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है और वो हो सकता है परेशानी होती। ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया अगर चुनाव निर्वाचन आयोग इस व्यवस्था को बनाता है तो इसमें कहीं ना कहीं मत प्रतिशत भी बढ़ेगा, और जिस भय से या जिस डर से लोग चुनाव सेंटर पे नहीं जा करते थे, क्योंकि आस पड़ोस या लाइन को देखते हुए झगड़े भी हो करते, वो भी थम जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया। दिल्ली में कपड़ा कारोबार से जुड़ा एक मामला काकडुमा कोर्ट पहुंचा, जहां एक कारोबारी ने दूसरे कारोबारी पर 15 लाख रुपए के कपड़े का भुगतान न करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने दावा किया कि आरोपी ने केवल 1 लाख रुपए दिए और बाकी 14 लाख एक चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट में गया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बड़ा मोड़ तब आया जब बैंक मैनेजर ने कोर्ट में पेश होकर ये बताया कि 14 लाख के जिस चेक पर साइन किए गए थे वो अकाउंट होल्डर के नहीं थे, साइन फर्जी पाए गए। इसके बाद कोर्ट ने दस्तावेजों की बारीकी से जांच की और पाया कि पीड़ित के पास ऐसा कोई वैध सेटलमेंट दस्तावेज नहीं है जिस पर आरोपी के साइन हो। आरोपी की तरफ से केस लड़ रहे वकील मनीष भदौरिया ने कहा कि उनके मुवक्किल ने केवल 1 लाख रुपए का सौदा किया था जो भुगतान कर दिया गया था। कोर्ट ने सबूतों और बैंक मैनेजर की गवाही के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया है। आरोप लगाया था कि उनका व्यापारिक लेन देन था जिसके लेन देन के एवज में 15 लाख रुपए में उनका सेटलमेंट हुआ। 1 लाख रुपए जो है एक्यूज के ब्रदर ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया और 14 लाख रुपए का उन्हें चेक दे दिया। जब एक्यूज को नोटिस मिला और कोर्ट में आया तो उसने अदालत को मेरे ज़रिए बताया कि चेक पर उसके साइन ही नहीं है, व्यापारिक लेन देन की वजह से उनका आना जाना था और चेक उसके यहाँ से चोरी हो गया है। अदालत ने शुरुआत से लेकर आखिर तक चेक किया, गवाहियाँ कराई और गवाही के दौरान अदालत ने मेरे रिक्वेस्ट करने पर बैंक मैनेजर को विद रिकॉर्ड बुलाया और उसमें जो है चेक किया कि क्या साइन मैच करते हैं। तो अल्टीमेटली अदालत ने खुद भी देखा और बैंक मैनेजर ने बताया कि साइन मैच नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली उसी आधार पे और कुछ और ग्राउंड्स को देखते हुए अदालत ने उसको बरी कर दिया। डिस्प्यूट इसी बात का था, कंप्लेनेंट का कहना था कि 14 लाख मुझे नहीं मिला है और इसलिए चेक दिया गया है और हमारा कहना यह था कि हमारा फुल फाइनल सेटलमेंट 1 लाख रुपए में पहले ही हो चुका था और ये चेक चोरी का है जिस पर फर्जी साइन करके लगाया गया है। तो अल्टीमेटली अदालत ने सारी गवाहियों और सबूतों के आधार पर ये पाया कि केस झूठा है, इस पर फर्जी साइन किए गए हैं, कोई लेन देन नहीं है, उसको बरी कर। पांडवनगर पुलिस ने एक शातिर जेब कतरे को पकड़ा है। आरोपी का नाम सौरभ कुमार है जो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 5 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई समसपुर बस स्टैंड पर की जहां सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी लोगों की निगरानी कर रहे थे। उसी दौरान एक युवक बस से उतरते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने भीड़भाड़ वाली बसों में जेब काटने का काम किया। उसने बताया कि वो पहले मजदूरी करता था लेकिन काम छूटने के बाद पैसों की तंगी में फंस गया। पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की थी इसलिए उसने जेब कतरी शुरू कर दी ताकि रोज़मर्रा के खर्च पूरे कर सके। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। दिल्ली चुनाव से पहले सरकार की ओर से सड़कों को ठीक करने के दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जगतपुरी इलाके की मेन रोड पिछले 2 साल से टूटी हुई है और उस पर कोई काम नहीं हुआ है। इलाके के दुकानदारों ने बताया कि सड़क पर हर वक्त धूल उड़ती रहती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में हाल और भी खराब हो जाता है जब इन गड्ढों में पानी भर जाता है। कई बार लोग फिसल कर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार जहां एक तरफ सड़कों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है वहीं जगतपुरी के लोग अब भी टूटी सड़कों और धूल भरे माहौल के बीच परेशान हैं। पड़ती है, आधा जगतपुरी पड़ती है। अच्छा। तो उस चक्कर में इसकी सफाई हो नहीं पाती है। सबको बहुत परेशानी, पब्लिक को बहुत परेशानी है। धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है। 10 साल से नाली नहीं बनी, आपस में बनी नहीं, 10 साल से बनी। कितने टाइम से बड़ी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अंधेर कर दिए, साल भर हो गया। कभी फिसल के गिरेगा बंदा और क्या होगा, टूटेंगे हाथ पैर टूट जाएंगे ना। पड़ता है, आपके सामने है। मैम इसमें कितनी बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, ठीक है, कि लोगों को निकलने बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैम परेशानी, पानी भर जाता है यहाँ पे। रिक्शा निकलती है, ऑटो निकलता है, वो चल पलट जाता है। स्कूटी बाहर निकलता है तो उसमें स्कूटी गिरने रहता है, बहुत गिरते हैं, चोट लग जाती है। मैम वो 2 साल हो गए इसको। मैम इतनी परेशानी है कि लोग गिर जाते हैं यहाँ पे। बारिश आती है, बारिश का पानी भर जाता है यहाँ पे और गड्ढे देखो पहले इतने हैं यहाँ कि गाड़ी तक नहीं चल सकती आराम से। बुजुर्ग वगैरह आते हैं, कोई पैर फिसल जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, गिरा पड़ा होता है, वही उठा के साइड में करना होता है। मैं भी मैडम धूल इतनी उड़ रही है पूछो मत। मिट्टी इतनी, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि बस गले में और दर्द होएगा। मैडम बिल्कुल, मैं तो कहूँगा बनाया जाए इसे। आप यहाँ से रेड लाइट से लेके आगे रामनगर तक जाओ, सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं यहाँ सारी, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। किसको बोलेगा बंदा। और गड्ढे मैडम विधायक जी से अभी एक बार बीच में की थी लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती शनिवार को पूर्वी दिल्ली में बड़े धूमधाम से मनाई गई। मुकेश नगर के माता अहिल्याबाई होलकर पार्क में उनकी प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर माला अर्पित की गई और फूलों की वर्षा की गई।
स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वहीं ककड़ुमा कोर्ट में वकील राजेंद्र पाल गौतम द्वारा एक पुस्तकालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित छात्र भारत संगठन के पदाधिकारी, ककड़ुमा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील और एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोजक राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, माता अहिल्याबाई होलकर न्याय की देवी थी। उन्होंने अपने राज्य में समान न्याय का उदाहरण प्रस्तुत किया और एक बार अपने पुत्र को भी अपराध सिद्ध होने पर सजा सुना दी थी। इत्फाक से कुछ उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी कि उनके पति की मृत्यु हो जाती है, उनके ससुर की मृत्यु हो जाती है और मालवा जैसे साम्राज्य का पूरा बोझ उनके कंधे पे आ जाता है। उन्होंने जिस तरह से मालवा का ही नहीं, पूरे अहिल्या देवी का नाम एक ऐसी विदुषी महारानी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए, धर्म के विस्तार के लिए और प्रजा के सुख के लिए अर्पित किया। माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। वो न्याय की देवी भी थी। एक बार एक गाय के बछड़े को, उनका जो बेटा था वो बग्गी में बैठ के जा रहा था, उसकी डेथ हो गई थी। तो गाय ने महल में आकर के घंटा बजाया, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे बग्गी के नीचे जो है गाय का बछड़ा आ गया और उसकी डेथ हो गई। तो माता अहिल्याबाई जी ने कहा था कि ये इसको भी, जो मेरा बेटा है, इसको भी ऐसी जैसे बछड़े के ऊपर पहिया चढ़ा था, इसके ऊपर भी ऐसे ही चढ़ाया जाए। तो पूरा इंतजाम हो गया, उसको लिटा दिया गया, बग्गी पे बैठ गए और जब बग्गी जिस पर चढ़ाने लगे तो वो गाय उस पहिए के आगे लेट गई। उसको आड़ा चौक बोलते हैं, आज भी इंदौर में है। गाय अड़ गई कि नहीं, जो हो गया, इसके ऊपर मत चढ़ाओ। और हम पूरे सद्भाव से, पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी, सारे मेंबर्स बाल के आते हैं, उनके नमन करते हैं उनका, ताकि हमारी को ककड़ुमा कोर्ट में सुख और शांति बनाए। तो अहिल्याबाई होलकर जयंती हमारी शाहदरा बार एसोसिएशन में पिछले कई साल से मनाई जाती है और आज के दिन हम लाइब्रेरी में इकट्ठा होते हैं, पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी और जो हमारी बार के सीनियर्स हैं। तो उसी कार्यक्रम को जारी करते हुए आज नई एग्जीक्यूटिव का साथ साथ स्वागत कराया गया राजेंद्र पाल जी द्वारा और इस जयंती पे हमको शत शत नमन करते हैं और हम चाहते हैं भाईचारा, ऐसा जो हर पर्व हम साथ साथ मनाते हैं इस कोर्ट के अंदर आके, तो ऐसे इस पर्व के लिए हम सब, इस जयंती के लिए हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जगतपुरी के टेक्सटाइल रोड पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर लोग अपनी गाड़ियां सड़क किनारे पार्क करके चले जाते हैं, जिससे ट्रैफिक रुक जाता है। सिर्फ कारें ही नहीं, यहां टाटा 407 जैसे बड़े वाहन और टेम्पो भी यहां अक्सर खड़े नजर आते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से समय समय पर मुहिम चलाई जाती है और गाड़ियों को हटाया भी जाता है, जिससे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद दोबारा वही गाड़ियां फिर खड़ी हो जाती है और फिर से जाम लग जाता है। पूर्वी दिल्ली की जगतपुरी टाइल मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं असली जाम लगने का कारण क्या होता है। ये देखिए आप, यहाँ पर गाड़ी देखिए, गाड़ी का जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता है। और यही नहीं, मेन रोड की अगर बात करें तो मेन रोड पर भी गाड़ी लोग यहाँ पर लगा के छोड़ देते हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जाम से रूबरू होना पड़ता है। लोगों का ये भी मानना है कि स्कूल टाइमिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। मेरे जस्ट पीछे देखेंगे कि जो टेम्पू वाले भी हैं वो भी जो है सर्विस रोड पर टेम्पू लगाकर चले जाते हैं और लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में जो है लोगों ने बताया कि उन्होंने ड्राइव चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों को समझ नहीं आ रही है और वो जो है पार्किंग जो है सर्विस रोड पर या फिर मेन रोड पर ये खड़ी कर गए। और ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये रेड लाइट है, जहाँ पर जो जगतपुरी की जो मेन रेड लाइट है वहाँ पर लोग जो है गाड़ी लगाकर चले जाते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। फर्ज बाजार इलाके में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। पीड़ित श्री कृष्ण ने बताया कि एक फर्जी लिंक के जरिए उनके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल लिए गए। उन्होंने तुरंत इस मामले की शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस सहायता नहीं मिली है। श्री कृष्ण का कहना है कि पुलिस ने भरोसा दिलाया था कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और पैसे भी रिकवर कर लिए जाएंगे, लेकिन घटना को काफी समय बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जल्द उनका पैसा वापस मिलेगा और न्याय मिलेगा।
सर मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे पास मैसेज आया था कि तुम्हारा ATM ब्लॉक होया हुआ है। मेरी कहीं से पेमेंट आनी थी प्रिंटिंग की, तो वो मैम कह रही हमने पेमेंट कर दी है। मैंने चेक करा, मैंने कहा मेरे पास तो आई नहीं है। मैंने अपने किसी मित्र से पूछ के और उस नंबर पर नंबर मिलाया, तो कह रहे कि सर हमें थोड़ी देर लगेगी, अभी हम आपका चेक कर रहे हैं, अब बात बता रहे। मेरे मित्र चले गए थे, मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं। उन्होंने मेरे से ATM कार्ड नंबर मांगा, मैंने दिया। उन्होंने मेरे से कुछ डाउनलोड कराया, कह रहे देखो तुम्हारे अकाउंट में 10 रुपये आए हैं। मैंने की जी हाँ। तो इतने उन्होंने मेरे को कुछ ठेड़ मेरे पैसे कटने शुरू हो गए। मैंने कहा ये क्या हो, मेरे पैसे कट रहे हैं? कह रहे नहीं आप बताना मत किसी को और आपके पैसे वापस आ जाएंगे 24 घंटे में। मेरे को लगा, मैंने सीधा 100 नंबर पर फ़ोन करा। फर्स्ट बाजार थाने से पुलिस वाले भी आए। फिर मैंने साइबर ब्रांच में गया, अपने बैंक में गया, बैंक से मैंने मेरा वो अकाउंट उन्होंने सीज कर दिया था। फिर वहाँ पे SI राहुल जी थे, उन्होंने चेक करा। 1-2 दिन बाद मुझे बताया, कह रहे तुम्हारे जो ना एक तो अमेजोन से कुछ पेमेंट हुई है, कह रहे उसका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आपके 10,000 कुछ जो निकले ना उससे 2 बिजली के बिल भरे गए दिल्ली के। कह रहे वो बंदे अगर आ गए तो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद में काफ़ी समय हो गया जी, मेरे पास में कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने भी जो है ध्यान रखना छोड़ दिया। पैसे तो आए होंगे जी, उन पुलिस वालों को मिल गए हो, क्या पता उन्होंने पकड़े तो होंगे, क्योंकि दिल्ली के बिजली के बिल भरे गए थे, पानी के वो बिजली के बिल। मतलब आपको सहायता नहीं मिली कोई सहायता। कितनी दिक्कतें हुई, कितने का फ्रॉड हुआ आपके साथ? मेरा सर कम से कम 49,000 50,000 के बीच में गए। मेरे पास आज भी वो है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों से अवैध कब्जे हटाने के लिए एक खास अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने 1363 लोगों के चालान काटे और 425 गाड़ियों को क्रेन से उठाकर जब्त कर लिया। लोगों को ट्रैफिक जाम और चलने में हो रही परेशानी को देखते हुए ये कार्रवाई की गई। लक्ष्मीनगर, शकरपुर, निर्माण विहार, प्रीत विहार, गांधीनगर, शाहदरा और GTB नगर जैसे इलाकों में अक्सर सड़कों पर टैक्सी, रेडी पटरी और ई-रिक्शा खड़े रहते हैं, जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पैदल चलने वालों को भी जगह नहीं मिलती। अधिकारियों ने बताया कि ये मुहिम अब रोज चलेगी और हर दिन किसी नए इलाके में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शनिवार रात यानी आज ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ भी एक अभियान चलाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उनका मकसद सड़कों को साफ सुथरा और चलने लायक बनाना है। चांद मोहल्ला में शनिवार को एक दिवसीय कैंप के दौरान 70 साल और उससे ज्यादा आयु के 101 बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड बांटे गए। महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता अर्चना कंसल और जिला मंत्री कंचन शर्मा ने कार्ड लाभार्थियों को निःशुल्क दिए। बुजुर्गों ने PM नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि अब तक दिल्ली में 1.5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों के कार्ड बन चुके हैं, जिनमें से लगभग 600 से ज्यादा लोगों ने मुफ्त इलाज की सुविधा भी ली है। बीजेपी द्वारा चुनाव में किए गए वादे के तहत ये योजना शुरू की गई थी, जिसे CM रेखा गुप्ता ने पदभार संभालते ही लागू किया। कार्यक्रम में मनोज कंसल, प्रवेश सिंघल, निर्मल कुमार सहित कई कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वय वंदना योजना के माध्यम से आज दूसरा आयुष्मान कार्ड केंद्र जो कि सभी को फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी तक 35 कार्ड बन चुके हैं और समय आने तक मुझे लगता है 100 से ऊपर कार्ड बनने वाले हैं। मैं यहाँ पे आए सभी जो बुजुर्ग भाई है, बहनें हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के माध्यम से सभी के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और ये कार्ड अभी से लागू हो जाएंगे। ईश्वर ना करे यदि किसी की अभी तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकता है, उसको मुफ्त 10 लाख तक का इलाज मिलने वाला है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्य बुजुर्गों के लिए किया है। 70 साल या 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग इसका लाभ उठाएंगे और लाभ उठाकर अपना इलाज फ्री करवा पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। मैं सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, सभी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। मैं तो भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्ड इनका बना है, ईश्वर के इनको इस कार्ड की कभी आवश्यकता न पड़े। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।